होम साइंस का 6th चैप्टर है 12th क्लास का। बाकी 10th क्लास में भी ये काम में आता है, चाहे आपका 10th स्टैंडर्ड का होम साइंस हो या फिर 12th स्टैंडर्ड का। दोनों में सिमिलर है, थोड़ा बहुत अलग होगा, वरना 90% चीज़ें सेम ही होती है। ये छठा चैप्टर है पोषक स्तर। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। 10th क्लास के अंदर एमसीक्यू भी पूछा जाता है और 1-2 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है पोषण स्तर। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वस्थ शरीर के लिए हमें पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। जब हमारा शरीर जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करता है, तब हम अच्छे पोषक की अवस्था में होते हैं। हमारा पोषण स्तर सामान्य होता है। यद्यपि जब पोषक तत्व हमारे भोजन में उपयुक्त मात्रा में नहीं होते या सुचारू रूप से शरीर द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, तो हमारे शरीर में एक प्रकार का असंतुलन पैदा करते हैं। यदि यह बहुत समय तक चलता है तो यह अत्यंत गंभीर समस्या बन सकती है, जो कि घातक भी सिद्ध होती है। सामान्य पोषण स्तर। तो सामान्य पोषण स्तर कब रहेगा हमारे शरीर के अंदर? जब संतुलित आहार ग्रहण किया जाएगा। जब हमारे द्वारा संतुलित आहार ग्रहण किया जाता हो या पोषक तत्वों का सामान्य उपभोग होता हो या उपयोग होता हो, तभी उसे हम सामान्य पोषण स्तर कहेंगे। यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अत्यधिक या एकदम कम मात्रा ली जाए या शरीर द्वारा उचित उपयोग ना किया जाए, तो यह शरीर में असंतुलन की स्थिति होती है। यह स्थिति कुपोषण कहलाती है। तो कुपोषण कब होता है? जब असंतुलित आहार ग्रहण किया जाता है और पोषक तत्वों का उचित उपयोग नहीं होता। दो चीज हमने जानी कि सामान्य पोषण स्तर हम तब कहेंगे जब हमारे आहार में संतुलित आहार होगा, यानी कि जो भी हम आहार ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार, यानी कि उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो बराबर मात्रा में होनी चाहिए, उसमें कमी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और असंतुलित आहार अगर हम ग्रहण करते हैं और पोषक तत्वों की उचित मात्रा उसमें नहीं होती है या हम उसका उचित उपयोग नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, या कह लो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं। अब ये समझना कि कुपोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो यह स्थिति न्यून पोषण कहलाती है। हम जो भी आहार ले रहे हैं, जो भी आहार ग्रहण कर रहे हैं, उस आहार के अंदर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाए, तब ऐसी स्थिति में उसे न्यून पोषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यून पोषण कहा जाएगा। तथापि जब पोषक तत्वों की अधिकता हो जाए तो यह स्थिति अति पोषण कहलाती है। तब यह स्थिति अति पोषण कहलाती है। अब ये अति पोषण या कुपोषण ये बच्चों के अंदर ही देखने को मिलता है। 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं या 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे आपने देखोगे जैसा लुंज से बैठे होंगे, है ना? उनको बुला लो ना गोपी, तो गोपी धीरे से मुंडी से करेगा, आवाज ही नहीं देगा, है ना? एकदम शरीर में झुर्रियां पड़ी होंगी, है ना? ये कंकाल दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा पता लग रहा होगा जमाने से कुछ खाया ही नहीं है इसने। मतलब उसकी मम्मी भी उसे ना चाय पत्ती का पानी पिला रही होगी। आपने आस पास में देखा होगा बहुत सारी माएं अपने बच्चों को दूध की बोतल में दूध भर के पिलाती हैं, और बहुतों घर में तो है ही नहीं है दूध। चाय बना लेते हैं, कहते हैं दोनों मियाँ भी पी लेंगे, बच्चों को भी पिला दो, बोतल भरी और पिला दी, ले पी ले। तो ऐसा बच्चों को अगर पोषक तत्व नहीं मिलेगा, है ना, तो क्या होगा? कुपोषण का शिकार ही होगा। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उन्हें अच्छी चीजें दो, संतुलित आहार दो, वो नहीं खाएंगे, वह पोषक तत्वों की अधिक मात्रा ग्रहण कर लेते हैं, है ना? सुबह सुबह रोटी दो तो रोटी नहीं खाएंगे, उसे पूछे बेटा रोटी खाएगा? नहीं। उसे बोले पिज्जा खाएगा? यस। बर्गर खाएगा? हाँ। जंक फूड ज्यादा खाएगा। अब ये जो होते हैं ना तले हुए सामान जो होते हैं, जंक फूड जो होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। इसका सेवन करने वाले लोग आपने देखे होंगे थोथले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, एकदम भद्दे लगते हैं, है ना? सूमो पहलवान हो जाते हैं। ऐसे बच्चे देखो ना, सूमो पहलवान जैसे ऐसा लगा होता है ना, गुलाब जामुन फंसा रखे हो मुंह में, एकदम ऐसे मोटे मोटे, ना उनसे भागा जाए ना उनसे बैठा जाए, किसी काम के नहीं होते वो। तो ये जो स्थिति है ना, ये भी बीमारी है, इसे बोलते हैं अति पोषण। क्या कहते हैं? अति पोषण। अब जैसा कि देखो आप चित्र देख सकते हैं,
ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, दो चित्र हैं, है ना, ये देखो नजदीक से देखो, एक मोटा बच्चा और एक सुगड़ू बच्चा, है ना, ढीला ढाला स्थिति में बैठा हुआ है। तो कुपोषण, अब कुपोषण में दो प्रकार के बताएं, दो प्रकार का कुपोषण होता है, एक न्यून पोषण और दूसरा अति पोषण। न्यून पोषण यानी कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की मात्रा की कमी है, अगर जो भी आहार है हमारा उसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी है तो उससे होने वाले कुपोषण को क्या कहते हैं, न्यून पोषण। और जिसमें अत्यधिक पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है, यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इस प्रकार से होने वाला जो कुपोषण है क्या कहलाएगा, अति पोषण कहलाएगा। इस प्रकार कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, न्यून पोषण एवं अति पोषण। आपने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, परिणाम स्वरूप वे मोटे हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, इससे क्या होता है, परिणाम यह होता है कि वो मोटे हो जाते हैं तथा अत्यधिक वजन वाले हो जाते हैं। यदि अधिक पोषण का परिणाम है, यह मोटापे की स्थिति में घातक है क्योंकि इससे गंभीर रोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में न्यून पोषण की स्थिति अधिक पाई जाती है, बल्कि कुपोषण न्यून पोषण का पर्यायवाची है। अब हम देखेंगे हमारे देश के अंदर अति पोषण नहीं पाया जाता, न्यून पोषण पाया जाता है। खाने को घर में कुछ है ही नहीं है तो अधिक खाएगा कहां से, दो वक्त खाने के लिए नहीं लोगों के पास, गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा है, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, है ना। तो जब लोग बेरोजगारी से जूझेंगे, गरीबी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, कमी नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में वह अपने परिवार के सदस्यों को पोषक आहार कहां से खिला पाएंगे। तो भारत जैसे देश के अंदर कुपोषण की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। आप शहरों की तरफ देखो, झुग्गी झोंपड़ियों में जो सड़क के किनारे रहते हैं वो बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे। अब यहां पर अगला पैराग्राफ दिया गया है कुपोषण के कारण। अभी हमने देख लिया कि कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यून पोषण, एक होता है अति पोषण। जब पोषक तत्वों की कमी हो, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, तो उससे होने वाला कुपोषण को क्या कहते हैं, न्यून पोषण। और जब पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा ले ली जाए अपने आहार के अंदर, तो हमें अति पोषण कहलाता है, और अति पोषण में मोटापा बढ़ जाता है। अब जरा ये जान लेंगे भाई ये कुपोषण के कारण क्या है, कैसे होता है ये कुपोषण। तो भोजन की उपलब्धता में कमी होने के कारण, जो भी भोजन की अगर उपलब्धता कम है तो उससे क्या होगा, हमें कुपोषण हो जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि, अधिक व्यक्तियों का भरण पोषण। अब मान के चलिए जो गरीब परिवार होते हैं उसमें जनसंख्या वृद्धि होती है ना। एक रिक्शे वाले आदमी के 5-6 बच्चे होंगे, देख लेना हमेशा। जो मजदूर लोग थे ना, मजदूर लोग, उनके घर में बच्चे ज्यादा होते हैं, है ना। वो वैसे तो मजदूरी करते करते हैं, जिस दिन खाली बैठे तो बच्चे पैदा करते रहते हैं, फिर कहता है साहब गरीब आदमी। मजदूर आदमी हमेशा गरीबी बोलेगा अपने आप को, गरीबी पैदा करता रहता है वो। अब जब इतने परिवार में सदस्य हो जाएंगे तो फिर उनको पोषक आहार कैसे खिलाया जाएगा, नहीं खिला सकते। ऐसे बच्चे आंगनबाड़ी के भरोसे चल रहे होते हैं, जो दोपहर में 11 बजे दलिया खाते हैं। आ गया कम पैदावार, क्या है, कम पैदावार। भंडारों का अंत, भंडारों का अंत हो जाएगा, भंडार मिलेंगे, घर में खाली डिब्बे पड़े होंगे। अज्ञानता, आर्थिक स्थिति, तनाव की स्थिति, अपर्याप्त व्यक्तिगत सफाई एवं पर्यावरणीय स्वच्छता। एक एक करके देखो, इनको पढ़ते हैं। अब सबसे पहला बताया गया भोजन की उपलब्धता में कमी होने के कारण। अब भाई भोजन की उपलब्धता में अगर कमी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि, अधिक व्यक्तियों का भरण पोषण। भाई एक तरफ तो भोजन की उपलब्धता में कमी हो रही है, दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि हो गई है, जनसंख्या ज्यादा है। तो जब जनसंख्या ज्यादा होगी और भोजन की उपलब्धता कम होगी तो सभी व्यक्तियों का भरण पोषण नहीं हो पाएगा ना, उनको भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा। तब क्या होगा, कुपोषण की स्थिति पैदा होगी। कम पैदावार, अगर पैदावार कम होगी तो क्या सभी की पूर्ति हो सकती है, नहीं हो सकती, तब भी कुपोषण पैदा होगा। भंडारों का अंत, अब भंडारों का अंत हो चुका है, ठीक है, भंडार में कुछ बचा ही नहीं है खाने पीने के लिए, तो फिर क्या होगा, ना तो अति पोषण होगा, ना पोषक तत्व मिल पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुपोषण ही होगा। इसका प्रभाव क्या होगा, अल्प आहार ग्रहण। तो इस स्थिति में परिवारों के द्वारा आहार अल्प मात्रा में ग्रहण किया जाएगा। दूसरी चीज है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण भी क्या होता है, कुपोषण हो जाता है बच्चों को। अब अज्ञानता कैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं, ठीक है, जो बुद्धिहीन है, उनके अंदर दिमाग है ही नहीं है। भाई छोटे बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, है ना,
लेकिन आप गवाएं इस चीज की, आपने पड़ोस में देखिएगा बहुत सारी महिला ऐसी हैं दूध के निप्पल में दूध की जगह चाय भर के दे देती हैं, बच्चा उसे पीता रहता है ना, और चुटर पुटर वाली चीजें दे देती हैं बच्चों को। उनको अच्छा आहार, संतुलित आहार नहीं दिया जाता। अगर बच्चे को संतुलित आहार दिया जाएगा तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा, उसके उत्तकों का विकास अच्छे से होगा। लेकिन विकास होने की बजाय क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। तो छोटे बच्चों का दोषपूर्ण पोषण, उचित भोजन के चुनाव का अभाव, यानी कि जो भोजन बच्चों को देना चाहिए है ना, किस तरीके का भोजन देना चाहिए, इसका चुनाव नहीं कर पाते हैं लोग, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, न्यून पोषण हो जाता है। अब तीसरा, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब समझ रहे हैं भाई, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है उस परिवार के अंदर तो परिवार के सदस्यों को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेगा, है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। अमूल का दूध पिएंगे, अमूल की टिक्की खाएंगे, मक्खन खाएंगे, घी खाएंगे, हैं, हरी सब्जियां खाएंगे, हरी सब्जियों का सैंडविच बना के खाएंगे, मतलब सब कुछ भरपूर मात्रा में। लेकिन गरीब आदमी है एक गरीब आदमी का नाम भी ऐसा होता है, रामपाल, है ना, बिशंबर प्रसाद, ऐसे नाम होते हैं गरीब आदमी है ना। पता नहीं नाम के कारण गरीब हो जाते हैं, गरीबी के कारण नाम ऐसे हो जाते हैं। तो उनके घर में क्या, आर्थिक स्थिति उनकी बड़ी डामाडोल होती है ना। मतलब ये ऐसे मजदूर किस्म के लोग होते हैं जो बेचारे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब ऐसे परिवारों में वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? तो क्रय क्षमता कम होने से न्यून पोषण तथा बढ़ने से अति पोषण। अगर मान के चलो क्रय क्षमता अगर कम है ना, क्रय क्षमता समझते हैं भाई, मनुष्य क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करता है कि नहीं करता है। अगर पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा खरीदारी करेगा, अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी करेगा। अब पैसा कम होगा तो बहुत सोच समझ के करेगा। तो आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है वो अपने परिवारों को संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों को कुपोषण होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि न्यून पोषण होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी चीज वहीं अगर इसका अपोजिट हम कर दें, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, ऐसे बच्चे पूरे दिन चढ़ते ही रहते हैं, कभी बादाम खा रहे हैं, कभी काजू खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ। स्कूलों वगैरह के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को बस्ते में से निकाल खा देते हैं, और वो गरीब घर का बच्चा ऐसे देख रहा है। बादाम शादी में खाए थे मैंने हलवे के अंदर, बेचारा बादाम की जगह घर पे जाके फिर गरीबों वाले बादाम खाता है, वो मूंगफली खाता है। तो उन बच्चों के अंदर क्या होता है, अति पोषण हो जाता है, वो मोटे हो जाते हैं, वो भद्दे दिखने लगते हैं, है ना। स्कूलों में ऐसे बच्चों को मजाक भी बनाते हैं, पेट में उंगली करके चले जाते हैं लोग, ए मोटू है, अब मोटू भाग नहीं पाता पीछे। अगला आप पॉइंट देखें, तनाव की स्थिति। अब जो बच्चे ज्यादा तनाव में रहते हैं, तनाव समझते हैं ना, स्ट्रेस में रहते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेस में रहने के कारण भी कुपोषण हो जाता है बच्चों के अंदर। हाँ, अब कुपोषण का एक स्वरूप कैसा है, न्यून पोषण वाला, और दूसरा क्या है, अति पोषण वाला। अब जो बच्चा डिप्रेस में रहेगा एकदम, है ना बोल रहा है ना कर रहा है कुछ, अब वो मांग रहा था बेचारा मम्मी से बढ़िया चीज, कह रहा था रोटी पे घी लगा दो, मम्मी कह रही घी तो है ही नहीं, तेल लगा दूं, है ना, नॉन तेल खाएंगे और झारखंड में बच जाएंगे, ये खिला दूं, कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा। तो बेचारा बच्चा स्ट्रेस में रहता है। नहीं होगा गलियों के अंदर बच्चे फरमाइश करते हैं दूसरे बच्चों को देख करके, लेकिन उस बच्चों को मिल ही नहीं पाता है, तो क्या टेंशन हो जाता है, मैं कहा किस घर में पैदा हो गया, उस सोच सोच के बेचारा डिप्रेशन में आता है। अब जब बच्चा डिप्रेशन में आता है तो किसका शिकार हो जाता है, न्यून पोषण का। हो सकता है, लेकिन हो ही जाएगा, पर ज्यादातर चांसेस होता है कि हो जाएगा, हो सकता है। अब बात आ रही है कि जो बच्चा तनाव की स्थिति में नहीं है, हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है, वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है। और ज्यादा खुशी हो गई तो अति पोषण हो जाएगा, सब चीज मिलनी है उसको, हर चीज, है ना, जरा सी खुशी हुई नहीं कि बच्चे को हर चीज मिली जा रही है। अब देखो इसमें क्या क्या प्रभाव कैसा पड़ता है तनाव की स्थिति में। तो तेजी से होने वाले शारीरिक विकास के दौरान पोषक तत्वों की बढ़ती जरूरतों को पूरा ना करना, जैसे युवा बच्चों में, किशोरावस्था में, गर्भवती एवं दूध पालन करने वाली महिलाएं, बीमारी आदि, इनमें पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। यानी कि जब बच्चे का ग्रोथ हो रहा हो तब आवश्यकता पड़ती है कि उसको ज्यादातर पोषक तत्वों वाला आहार दिया जाए, है ना, यानी कि पोषक आहार दिया जाए। युवा जो बच्चे होते हैं, युवा बच्चे समझते हैं ना, जो जवान होते हैं युवा, उनको भी पोषक आहार की ज्यादा आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में, यानी कि जो टीन एज होती है ना, 14 साल के बाद से 18 वर्ष की जो बीच में उम्र होती है ना, तो इसमें क्या इसमें बच्चे जो ना ग्रोथ कर रहे होते हैं शारीरिक रूप से, तो उस समय ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली यानी कि स्तनपान कराने वाली महिला को ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अगर बीमार आदमी है उसको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है।
आपने अक्सर सुना होगा ना कि अब आदमी जब बीमार होता है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, घर के सदस्य क्या कहते हैं, भाई कुछ खाएगा तभी तो ठीक होगा, ले खा ले खा ले। वो कहता नहीं मैं नहीं खा रहा। अबे नहीं खाएगा तो सही नहीं होगा और बीमार पड़ जाएगा, खा जबरदस्ती खा। क्यों खिलाया जाता है? ताकि उसके शरीर में अगर पोषक तत्व पहुंचेंगे तो मैं स्वस्थ हो जाएगा, है ना, बीमारी से लड़ने की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये चीज उनको मिलती है तब तो ठीक है, और नहीं मिल पाती तो क्या होगा, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपने देखा ना कुछ बच्चे हैं शुरू होने से पहले खत्म हो गए। आजकल बच्चे आप देखेंगे शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं, मतलब उनके परिवार में उन बच्चों को पोषक आहार नहीं मिला हुआ होता। और कुछ बच्चे ऐसे जाट गुजर के बच्चे देखो, हाँ, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, देसी खाना खाते हैं भाई, पोषक तत्व उनके आहार में संतुलित आहार होता है, इसलिए वो सही उम्र में सही ग्रोथ कर जाते हैं। अब आगे बात आती है, 5वां पॉइंट है इसके अंदर, अपर्याप्त व्यक्तिगत सफाई एवं पर्यावरणीय स्वच्छता। आपने बहुत सारे परिवार के अंदर देखा होगा, किसी का बच्चा अगर बिस्तर पे लेटा हुआ है और तुम्हारा मन कर रहा बच्चे को गोदी में ले लो, तो बच्चे को गोदी में लेते भपारा आता है, बड़ी गंदी बदबू आती है, उस बच्चे को नहलाती नहीं उसकी माँ, बच्चा उल्टी कर कर रहता है, पूरा कपड़ा में महक रहा होता है, गंदी बदबू आ रही होती है। ऐसी महिला होती है पगलेट महिलाएं, वो बच्चा बीमारी रहता है, सुबह शाम बेचारा दवाई खा रहा होता है, ये दस्त की दवाई, ये जुकाम की दवाई, ये बुखार की दवाई, घर में मेडिकल शॉप खोल देते हैं वो। कुछ महिला ऐसी होती है कि बच्चे ने जरा सी गंदगी की नहीं कि सफाई चालू, वो बच्चे को बिल्कुल साफ सुथरा रखती है ना। अगर उसने पॉटी कर ली, सुसु कर लिया या उसकी नोजी आ गई, है ना, जितनी बार होता उतनी बार सफाई करती हैं, उतनी बार उनके कपड़े चेंज करती हैं, उस बच्चे में से खुशबू आ रही होती है ना। दुनिया ऐसे बच्चों को खिलाना चाहती है, लेकिन जिनमें बदबू आ रही होती है बच्चों में, बच्चों के कपड़ों से बदबू आ रही होती है, उनको कोई नहीं खिलाना चाहता। आपने भी महसूस किया होगा ना, तो बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। तो भाई अगर वो बीमार रहेंगे, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, ऐसे में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी तो क्या होगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा बच्चा, वो ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी उसकी। कई बार आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ये बच्चा हमारा ना बचपन में बहुत बीमार रहा, इसलिए ये ना ग्रोथ नहीं कर पाया इसका शरीर, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बीमार नहीं पड़ते, तो शारीरिक ग्रोथ उनकी अच्छी हो जाती है। यानी कि जो पोषक आहार उसको दिया जाता है ना, वो ठीक से उसके बॉडी में संतुलित होते हैं, यानी कि जो संतुलित आहार लेने की वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। दोनों चीज समझ में आ गई, कारण क्या था और उस कारण से होने वाले प्रभाव क्या थे। अच्छा, अब बात आती है कि कुपोषण वास्तव में अत्यंत बुरा प्रभाव छोड़ता है। कुपोषण से प्रभावित व्यक्ति विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से प्रभावित हो जाता है एवं उसमें संक्रमण हो जाता है, उसमें शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता पैदा हो जाती है तथा मृत्यु तक हो सकती है। कुपोषण से प्रभावित व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो कितनी सारी कमियां आती हैं एक व्यक्ति के अंदर कुपोषण होने की वजह से, यानी कि शारीरिक कमजोरी तो आएगी, है ना, और मानसिक कमजोरी भी, यानी कि शारीरिक विकलांगता भी हो सकती है, मानसिक विकलांगता भी हो सकती है। मानसिक विकलांगता का मतलब समझते हैं, क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी है, उनको मैं पूरी जिंदगी भी समझाता रहूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा उनको, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि एक बार समझा दिया तो समझ में आ जाएगा जिंदगी भर के लिए। यानी कि उनके माता पिताओं ने उनके आहार में संतुलित आहार दिया है, उनको पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा दी है जितनी पर्याप्त होनी चाहिए थी उनके लिए, इसलिए उनको वो जल्दी पावर, उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है ना, उनका दिमाग स्ट्रांग है। लेकिन कुछ ऐसे हैं बेचारे वो नहीं समझ पाते हैं, मतलब यानी कि उनको बचपन में संतुलित आहार नहीं मिला, पोषक तत्वों वाला भोजन उनको नहीं मिला हुआ होता, यही कारण हो सकता है। अगर बच्चे के अंदर कुपोषण बढ़ जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। कई सारे बच्चे आपने देखोगे बचपन में संतुलित आहार ना मिलने की वजह से, है ना, संक्रमण हो जाने की वजह से वो बेचारे मर जाते हैं। आसपास में आपने ऐसे कई सारे केसेस होते हुए देखे होंगे। इसके बाद में हमारा जो अगला पैराग्राफ है ये कुछ खास नहीं है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। अभी हमने ये पढ़ा कि भाई अगर हम अपने भोजन में पोषक तत्वों को शामिल नहीं करते हैं तो कुपोषण हो जाता है। और कुपोषण की दो स्थिति बताई, एक कौन सा पोषण बताया, अति पोषण, और एक बताया आपका न्यून पोषण। न्यून पोषण का मतलब जिसमें एक या उससे अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो न्यून पोषण होगा, और अगर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा रख दी जाए भोजन के अंदर तो अति पोषण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई थी। अब जो हम पढ़ेंगे कि भाई जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो उनसे रोग कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आप पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को कैसे पहचानेंगे,
पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों में क्या परिणाम होते हैं? आइए इन रोगों का विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहली चीज आ रही है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। देखिए कुपोषण के कई प्रकार हैं, यहां पर पहला प्रकार बताया है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है? तो पीईएम हमारे देश की प्रधान पोषण समस्या है। यह किसी भी आयु में हो सकता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? छोटे बच्चों के ऊपर। यह निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। अब इसमें कुछ कारण दिए गए हैं जिसकी वजह से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है। पहली चीज बताई गई है ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी। ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी। दूसरी चीज है भोजन में केवल प्रोटीन की कमी। या तो भोजन में ऊर्जा प्रोटीन दोनों की कमी हो, या तो प्रोटीन की कमी हो या फिर ऊर्जा की कमी हो। आप पूछ सकते हैं कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी का आपस में क्या संबंध है? वास्तव में ऊर्जा की कमी प्रोटीन की कमी का कारण हो सकती है। ऊर्जा की कमी प्रोटीन की कमी का कारण हो सकती है। अगर किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो समझ लो ऊर्जा की भी कमी होगी। आइए देखें ऐसा कैसे होता है। तो शरीर कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से ऊर्जा प्राप्त करता है। यदि कार्बोहाइड्रेट आहार में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं हो तो शरीर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। तब यह प्रोटीन को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है। इस कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है। वसा तो आप समझते ही हैं, फैट जिसे कहते हैं। तो अब फैट हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। जितनी भी हमारे जो मीठी चीजें होती हैं, ठीक है, या तो जैसे आलू हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फल फ्रूट्स हो गए, गुड़ हो गया, मीठी चीजें हो गई, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे क्या होता है? वसा, हमारे शरीर में वसा पैदा होती है। तो अब ऊर्जा या तो वसा से ग्रहण की जाती है। अगर वसा की कमी होगी हमारे शरीर के अंदर तो फिर ऊर्जा कहां से पूर्ति करेगा? उसकी प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन का इस्तेमाल करता है ऊर्जा के लिए। तो इससे क्या होता है? शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है। तो कम ऊर्जा वाला आहार। अब देखिए, जब हम अपने आहार के अंदर कोई ऐसा आहार लें जिसमें ऊर्जा कम हो तो क्या परिणाम होगा? अच्छा, अब ऊर्जा मिलती किससे है? ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट और वसा से। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, यानी कि अगर हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को रखेंगे, संतुलित मात्रा, तो उससे हमारे शरीर में फैट बना रहेगा। अगर बिना कार्बोहाइड्रेट वाला या कम कार्बोहाइड्रेट वाला अगर खाना लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में कम ऊर्जा पैदा होगी। हमेशा याद रखना, ऊर्जा किससे पैदा होती है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि मतलब जो जिम करने वाले होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, तगड़े होते हैं, हड्डियां थोड़ी फूलती हैं, उनके मसल्स फूलते हैं। अपने आहार में क्या करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट वसा वाला खाना ज्यादा खाते हैं। जो पतले होते हैं उनको बोलते हैं ना, जो जिम ट्रेनर होते हैं, दलिया खाओ, दलिया में मीठा दलिया खाओ। मीठा दलिया के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो तगड़ा कर देता है ना। अब फल फ्रूट्स खाओ, अंडे खाओ, अंडे का जर्दा मत खाओ अंदर वाला, है ना। भारी भाग खाओ, ऐसी ऐसी डाइट बताते हैं जिससे मोटापा आ जाए, है ना। बहुत सारे जिम ट्रेनर तो बोलते हैं प्रोटीन का डिब्बा ही ले लो, दूध में चम्मच में घोल घोल के खाओ, है ना। तो प्रोटीन क्या करता है? वसा पैदा करता है शरीर के अंदर। क्या करता है? वसा। अब वसा ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिम में लगे पड़े हैं, सुगड़ू सुगड़ू से हड्डियां चमक रही हैं, गुटखा खा के जिम कर रहे हैं, डंपल कहना एक साल हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो गुटखा खा के जिम करते हैं, अल्लाह के बड़े डंपल वहां कहते 1.5 साल हो गया, बॉडी नहीं बननी। अरे कहाँ से बनेगी? तेरे घर में खाने को है नहीं है, जिम के पैसे भी तू बड़ी मुश्किल से फीस पैदा उठाते तेरे पास, अब बॉडी बनाएगा? शरीर बनाने के लिए डाइट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? डाइट, ठीक है। अब जिस व्यक्ति के शरीर में वसा हो तो सर्दियों में हाफ स्लीव में घूमता रहता है ना। और जिसके शरीर पर से पलस्तर ही नहीं है, हड्डियों का ढांचा है, वो ठंड से मर जाएगा, सुकड़ जाएगा वो। तो कार्बोहाइड्रेट हीट पैदा करते हैं, ऊर्जा पैदा करती है। तो अगर शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वसा नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाएगी। शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाएगी, जिसके कारण शरीर प्रोटीन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाएगा। तो फिर भाई अब शरीर क्या करेगा? अब शरीर को तो ऊर्जा चाहिए ना, तो प्रोटीन से ग्रहण करेगा। अब जब प्रोटीन से ऊर्जा ग्रहण किया जाएगा तो क्या होगा? शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। भाई बॉडी को तो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से प्राप्त हो चाहे प्रोटीन के। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है तो प्रोटीन से ऊर्जा ग्रहण करेगा हमारा शरीर। अगर प्रोटीन से हमारे शरीर ने ऊर्जा ग्रहण की
तो शरीर के अंदर प्रोटीन में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब उससे कौन सा रोग हो जाएगा? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दो प्रकार का होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दो प्रकार का होता है। अब ध्यान देना, अभी हमने क्या पढ़ा? जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की बात बताई गई है, जब शरीर के अंदर ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी हो, या फिर शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो, या तो शरीर के अंदर ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी हो, या फिर शरीर में प्रोटीन की कमी हो, तो कौन सा रोग पैदा होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मरासमस और दूसरा होता है क्वासियोरोकर। क्वासियोरोकर। अब वृद्धि का रुकना एवं मांसपेशियों की कमी होना दोनों के लक्षण हैं। अब देखिए, वृद्धि रुक जाएगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, और मांसपेशियों की कमी हो जाएगी, मांसपेशियां भी नहीं बढ़ेंगी। यानी कि जो खाली प्लस्तर 4 इंच की दीवार है ना हमारी, उसमें प्लस्तर नहीं होगा। हाँ, आप बता सकते हैं क्यों? हाँ, आप सही हैं। ये बच्चे जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ऊर्जा की कमी होती है एवं प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। अब बच्चे जो भोजन खाते हैं ना, उसके अंदर ऊर्जा की कमी होती है एवं प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। और प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। भाई ऊर्जा किससे आएगी? प्रोटीन से। और बच्चे जो भोजन करते हैं उसके अंदर ऊर्जा की कमी होती है। अब देखिए, जो अभी हमने दो रोग पढ़े प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाले, उसमें एक तो है मरासमस, दूसरा क्या है? क्वासियोरकर। तो सबसे पहले मरासमस को जान लेते हैं कि मरासमस कैसे मालूम चलेगा, लक्षण क्या है कि उसको मरासमस हुआ है। तो कारण है प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी। अगर किसी बच्चे के शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है तो समझ लेना उसको मरासमस रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और मरासमस रोग किस आयु वर्ग के बच्चों को होता है? 0 से लेकर 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष की आयु से कम बच्चों के अंदर यह रोग पाया जाता है। अच्छा, अब कैसे मालूम करेंगे कि इस बच्चे को मरासमस रोग हुआ है? तो उसके कुछ संकेत, कुछ लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। वो लक्षण क्या होंगे? उसका जो शरीर होगा वो ढीला हो जाएगा और झुर्रीदार हो जाएगा। शरीर पे ना इतनी झुर्रियां आ जाएंगी त्वचा पे, और त्वचा के नियम त्वचा के नीचे कम होने के कारण, त्वचा के नियम क्या होंगे? त्वचा के नीचे कम होने के कारण संकुचित उदर, भूख लगती है, अतिसार या पतले दस्त, मतलब उसको भूख बहुत लगेगी, खाना खाएगा बाथरूम जाएगा, खाना खाएगा बाथरूम जाएगा, ऊपर से खाएगा नीचे से निकाल देगा, उसे दस्त हो जाएंगे, अतिसार हो जाएगा। समझ गए? बचपन में आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, उनकी बेचारी माँ जो है ना बाथरूम लेके जाती है, साफ सफाई करके जैसे आती है, बच्चा फिर से कर देता है, फिर लेके जाती है, घुमा के लाती है, बच्चा फिर कर देता है। ऐसे बच्चों को बहुत पीटते, फिर माँ कहते तभी कर लेते घट्टी, बार बार कर रहा है, बेचारे को अतिसार हो गया है। क्या हो गया है? हाँ, तो अब शरीर भी क्या उसका लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, झुर्रीदार वाला हो जाएगा। तो समझ लेना ये वो लक्षण है जिससे मालूम चलता है कि बच्चे को कौन सा रोग हुआ है? मरासमस रोग हुआ है, और इस बच्चे के शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी है। यानी कि जो आहार बच्चों को दिया जा रहा है उसमें प्रोटीन की भी कमी है और ऊर्जा की भी कमी है, इसलिए इस बच्चे को कौन सा रोग हुआ है? मरासमस रोग हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर बच्चे का शरीर ढीला या झुर्रीदार है ना, तो उसको कौन सा रोग है, वो किस रोग से ग्रस्त है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, एक ऑप्शन आपको टिक मारना होता है, तो आप कौन से ऑप्शन पर टिक मारेंगे? मरासमस। अब बात आती है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर रोग कौन सा है? तो क्वासियोरकर रोग बच्चे के अंदर सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, ऊर्जा की कमी नहीं होती इसके शरीर में, प्रोटीन की कमी होती है। अब प्रोटीन की कमी क्यों होती है? क्योंकि शरीर के अंदर वसा की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है। जब शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो शरीर हमारा ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है? प्रोटीन से। और जब हमारा शरीर प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करेगा तो क्या होगा? शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई तो कौन से रोग से बच्चा ग्रस्त हो सकता है? क्वासियोरकर से। तो अब ये क्वासियोरकर रोग जो है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को होता है। याद रखना, 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को यह रोग होता है। तो अब बात आती है कि भाई कैसे मालूम चलेगा बच्चे को क्वासियोरकर रोग है ना? तो सूजन, जल के अत्यधिक संचयन के कारण अब क्या है, बच्चे के शरीर में सूजन आ जाएगी, चेहरा, बाजू, पैर है ना, इन पे सूजन आ जाएगी, तौंद निकल जाएगी, और भूख मर जाएगी, भूख नहीं लगेगी, तौंद निकल जाएगी, शरीर फूला फूल जाएगा, सूजन सी आ जाएगी और भूख नहीं लगेगी बच्चे को। त्वचा कैसे हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी, त्वचा खुरदरी हो जाएगी, खुश्की हो जाएगी, पपड़ीदार, ऐसा लगा पपड़ी सी जम गई है शरीर पे, ऐसी हो जाएगी। बाल भूरे हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं,
समझ लेना, अगर ऐसा बच्चे के साथ में लक्षण देखने को मिल रहा है तो 100% कौन से रोग से ग्रस्त है? क्वाशियोरकर से। और क्वाशियोरकर रोग जो है वो किस आयु वर्ग के बच्चों को होता है? 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच के बच्चों को। क्वेश्चन बन जाता है कि क्वाशियोरकर रोग किस आयु वर्ग के बच्चों को होता है, तो उसमें अलग अलग आयु वर्ग दे रखा होगा, तो जहां पर 1 से 3 वर्ष की आयु वर्ग लिखी होगी आपने वहीं पर टिक मार देना है, ठीक है। और मरासमस रोग किस आयु वर्ग के बच्चों को होता है? 12 साल से कम आयु के बच्चों को। क्लियर हो गया? तो आज हम यहीं पर छोड़ेंगे इसको, ठीक है। इसके आगे की जो और भी चैप्टर के अंदर चीजें बताई गई हैं मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं।